नमस्कार। पहले लेक्चर में हमने माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स का जनरल इंट्रोडक्शन समझा। आज के इस लेक्चर में माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर के स्टार्टिंग के लिए हम सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज ए ट्रांसमिशन लाइन? Transmission line is defined as a device used to transmit radio or high frequency signals from one point to another with minimum losses. This is the main definition of a transmission line. इस परिभाषा में हम मिनिमम लॉसेस पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हमें हाई फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है और इंटेलिजेंस है उसको हमने वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फॉर एग्जांपल ट्रांसमीटर से ट्रांसमिटिंग एंटीना तक या रिसीविंग एंटीना से रिसीवर तक ट्रांसमिट करने के लिए विद मिनिमम लॉसेस जो हम डिवाइस काम में लेंगे उसे हम ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। ट्रांसमिशन लाइन यहां पर हम बेसिकली तीन टाइप्स में उसे डिवाइड करके चल रहे हैं। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन लाइन वो जो है एक टू पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें कि दो कंडक्टर्स होते हैं जो हाई कंडक्टिविटी के होने चाहिए और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इन दोनों के ऊपर इंसुलेटिंग लेयर्स या डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के बीच में इस सिस्टम को रखते हैं। ये हमारे सबसे सिंपलेस्ट ट्रांसमिशन लाइन है जो कि आज से कुछ वर्षों पूर्व तक हम अपना यागी एंटीना जो घर की छतों पर लगाते थे और वहां से टीवी सेट तक जोड़ने के लिए जो हम एक पतली स्ट्रिप लाइन की वायर काम में लेते थे वो इसी टू पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो एक कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन होती है जिससे कि आजकल हम अपने घरों में जो DTH हमारी लगी हुई हैं उसमें डिश से लेकर अपने टीवी सेट तक लाने के लिए या केबल ऑपरेटर्स के द्वारा चैनल्स को ट्रांसमिट करने के लिए जो हम अपने आसपास घरों के वायर देखते हैं वो कोएक्सियल टाइप की ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें कि एक इनर सेंट्रल कंडक्टिंग वायर होता है और इसके ऊपर एक इंसुलेटिंग लेयर होती है और उसके ऊपर एक ये स्पाइरल फॉर्म में एक दूसरा आउटर स्पाइरल कंडक्टिंग वायर होता है और इन पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके ऊपर एक इंसुलेटर की कोटिंग की हुई होती है। इसी प्रकार से एक तीसरी टाइप की जो ट्रांसमिशन लाइन है वो माइक्रो स्ट्रिप ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। एक माइक्रो स्ट्रिप ट्रांसमिशन लाइन का एग्जाम्पल हमने ये फिगर में शो किया है जिसके अंदर की एक डाइइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट के ऊपर एक W विड्थ की और T थिकनेस की एक मेटलिक कंडक्टिंग स्ट्रिप उसके ऊपर के होकर के पास होकर के जाती है और उसके नीचे एक ग्राउंड प्लेट या मेटलिक प्लेट होती है। इस प्रकार से ये भी एक टू पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन का ही एक प्रकार से नया मॉडिफाइड एग्जाम्पल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि ट्रांसमिशन लाइन के हैं। अब हम ट्रांसमिशन लाइन के इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए हमने एक ये 1 मीटर लॉन्ग टू पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन फिगर में दिखाई हुई है और इसका ही हमने इसके साथ इसका इक्विवेलेंट सर्किट यहां पर शो किया हुआ है जिसके अंदर R/2 दोनों साइड में
रेजिस्टेंस हैं जो मिलकर डिस्ट्रीब्यूटेड रेजिस्टेंस R कहलाता है। इसी प्रकार से इसके अंदर उसके सीरीज में L/2 के दो मानों के रूप में हमने ये डिस्ट्रीब्यूटेड इंडक्टेंस और साथ में शंट रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड कंडक्टेंस और डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। इनके नाम डिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए हैं कि ये जो पैरामीटर्स हैं ये किसी एक पॉइंट पर लोकलाइज्ड ना होकर पूरी होल ट्रांसमिशन लाइन पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इनको हम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स कहते हैं। और इस प्रकार से 1 मीटर लॉन्ग पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन का सीरीज इम्पीडेंस Z is given by R plus j omega L shown in equation 1 and shunt conductance of 1 meter long transmission line is given by Y equal to G plus j omega C and is shown in equation 2। उसके पश्चात अब हमने एक ये जो 2 पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन है इसके साथ में इसके एक और फ्रीक्वेंसी जनरेटर शो किया है जिसकी एफ फ्रीक्वेंसी की वेव्स जनरेट करता है और वह ट्रांसमिशन लाइन पर टुवर्ड्स लोड प्रोपेगेट करती हैं। लोड उसको प्राप्त होने वाली संपूर्ण ऊर्जा का चूंकि अवशोषण नहीं कर पाता है, इस कारण से इंसिडेंट वेव का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्टेड वेव टुवर्ड्स जनरेटर फ्रॉम द लोड ट्रांसमिशन लाइन पर प्रोपेगेट करती है जिसको हमने रिफ्लेक्टेड वेव कहा है। और इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के आपस में एक दूसरे से अध्यारोपण के पश्चात इस पर स्टैंडिंग वेव पैटर्न भी बनता है जिसको कि हम अगले नेक्स्ट लेक्चर्स के अंतर्गत इसको जानेंगे। इसी ट्रांसमिशन लाइन के एक एंड पर जनरेटर एंड कहलाता है, दूसरी साइड का जो एंड है वो रिसीविंग एंड या लोड एंड भी कहलाता है। अब हम यह सिद्ध करेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन पर वोल्टेज और करंट वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट करती हैं। उसके लिए 2 पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन के हम कोई इनफाइनेटेसिमल पार्ट dz पर विचार करते हैं जो कि P और Q बिंदुओं के बीच में है। यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि जनरेटर से ट्रांसमिशन लाइन पर प्लस Z डायरेक्शन के अंदर वेव का प्रोपेगेशन होता है। dz डिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप dV की वैल्यू dV इक्वल टू -I Z dz या dV और dz की वैल्यू -IZ के रूप में समीकरण 3 से, और करंट ड्रॉप across this small distance dz on the transmission line is given by di equal to -V into y dz और di over dz is given by -Vy as shown in equation 4. Now, if we differentiate equation 3 with respect to z, again then it will gives us d2v over dz square equal to -z into di over dz, and then by substituting the value of di over dz from equation 4 as -Vy, then this equation gives us d2v over dz square equal to zy into v. Here we are taking the product of z into y as gamma square, where gamma is defined as propagation constant of the transmission line, and we will also define it later. In a similar manner, if we again differentiate equation 4 of di over dz with respect to z, and again we will put the value of dv over dz from equation 3, then again we will get similarly a equation shown in equation number 6,
whose value is given by d2i over dz square equal to minus zy into I, again taking the value of z into y equal to gamma square, where gamma is propagation constant and its value is given by minus z into y. Here z is the impedance of unit length of transmission line and y is the shunt admittance of the transmission line. So, value of gamma in terms of these distributed parameters is shown in equation 7. Now, these two equations, equation number 5 and equation number 6, these are of the form of the equations of a wave, and therefore, this shows that voltage and current on the transmission line propagate in the form of waves. Now, we will find the general solutions of these equations 5 and 6. So, these equations will give us the values as shown in equation number 8 and 9 as V equal to a e raised to the power minus gamma z plus b e raised to the power plus gamma z. Similarly, the solution for the current equation is I equal to c e raised to the power minus gamma z plus d e raised to the power plus gamma z. Here a, b, c and d all are constants. The first term in these two equations 8 and 9 is the term of the wave which is propagating along plus z direction. So, therefore, we name these terms, first terms as incident waves, and similarly the second waves which are the terms propagating in the negative z direction, that is from load towards generator, and we will define this second term as the reflected wave. In these two equations, here we have 4 unknown different coefficients. If we solve equation number 3 for I in this form, arrange this form, I equal to minus 1 by z dv over dz, and now from equation 8, if we put the value of dv over dz in this equation, then the equation for the current can also be expressed in terms of the constants a and b also. So, here in equation 10 we have shown this value, and further we have used the term z0 equal to gamma upon z, z over gamma, and it is given by z over gamma means under root zy. When we simplify this, it will be given by z over gamma root under root, and by substituting the value of z and gamma, this will z and y, this will gives us the value of the coefficient z0 in terms of again distributed parameters r, l, g and c. So, we will define this term z0 as the characteristic impedance of the transmission line. It is also a very important parameter, and in the next lectures we will define, and also we will understand the significance, physical significance of this parameter z0, and also understand the physical significance of the propagation constant gamma. So, here now we will focus again to find out the values of the unknown coefficients a and b, both in the expressions for the voltage and the current. Now, to find out the values of these coefficients a and b, either the generator point or the load end may be taken as the reference point. Here, for our simplicity, we are taking the reference point z equal to 0 at the load end or receiving end, because in common practices like for the telephone user or TV user, the receiver, the operator is at the receiving end, not at the generator end. So, it is convenient for us to consider the load end as the reference point z equal to 0. So, where the load
value unknown load ZL is connected. So at this point, voltage across load VL is equal to V. Current from passing through the load impedance ZL is shown by IL, which is the value of current here I, and the relation between I and VL is given by VL equal to ZL IL. Now if we put these values in equation 8 and 10 for the voltage and currents, then we will find out the value of VL equal to IL ZL equal to A plus B, and from the current equation we will get IL into Z0 equal to A minus B. So these two equations, first we add them, equation that is adding equation 12 and 13, this will gives us the value of coefficient A, and when we subtract equation 13 from equation 12, this will gives us the value of the coefficient B. So here A is the coefficient of the incident wave, B is called the coefficient of the reflected wave. Now which are shown in equation 14 and 15. Now if we substitute these values of A and B in equations 8 and 10, which are the equations of voltage and current, then it will gives us V equal to IL ZL upon 2 into e raised to the power gamma Z plus e raised to the power minus gamma Z minus IL Z0 upon 2 into e raised to the power gamma Z minus e raised to the power minus gamma Z. Now as we know, cos hyperbolic gamma Z is given by e raised to the power plus gamma Z plus e raised to the power minus gamma Z upon 2. If we substitute this value similarly for sin hyperbolic gamma Z, then the voltage value at any point Z on the transmission line is given by equation 16. In a similar way, from equation 10 for the current, if we again substitute the values of the coefficients A and B, then this will gives us the value of the current at any point on the transmission line, which is given by I equal to IL cos hyperbolic gamma Z minus VL upon Z0 sin hyperbolic gamma Z shown in equation 17. अब हम संचरण लाइन पर किसी भी पॉइंट पर Z की वैल्यू पुट करके उस बिंदु पर वोल्टेज और करंट्स की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत अब हम जनरेटर एंड पर मान लीजिए कि ट्रांसमिशन लाइन की टोटल लेंथ L है एंड जो जनरेटर है वो माइनस Z एक्सिस पर लोड से L दूरी पर स्थित है, तो इसलिए जनरेटर एंड पर which is at Z equal to minus L, at the receiving end, that is at the generator end, voltage and current values are given by substituting value of Z equal to minus L in equation 16 and 17, which gives us Vs equal to, V means Vs is the sending end or at the generator end or at the source end. V becomes Vs here. So it is given by VL cos hyperbolic minus gamma L minus IL Z0 sin hyperbolic minus gamma L. So by the property of these functions cos hyperbolic and sin hyperbolic, minus sign here becomes positive, and in sin hyperbolic term minus sign will become, it comes outside. So this term will also become positive here. So this will be the equation represented by 18 for the voltage at the source end. Similarly, the current value at the generator end or at the sending end, where Z equal to minus L, the value of I becomes Is, and it will be given by IL cos hyperbolic gamma L plus VL upon Z0 sin hyperbolic gamma L, as shown in equation 18.
So when we divide Vs and Is, that is the ratio of the voltage and the current values at the sending end, it will gives us the input impedance of the given transmission line, which is defined here Zs equal to Vs upon Is and is given by the ratio of the Vs and Is values all as already derived in the above expressions. So now if we also substitute VL equal to IL ZL in numerator and denominator in this equation, so the IL term which is present in each of these terms, it will be cancelled out in both numerator and denominator, and it will gives us the values of the input impedance Zs given by Z0 into ZL cos hyperbolic gamma L plus Z0 sin hyperbolic gamma L upon Z0 into cos hyperbolic gamma L plus ZL sin hyperbolic gamma L, or it may also be represented by this equation Zs equal to Z0 into ZL plus Z0 tan hyperbolic gamma L upon Z0 plus ZL tan hyperbolic gamma L. So, in this lecture we have understand that how the voltage and current propagate in the form of a wave on the given transmission line, and then after that we have also obtained the general solutions for these voltage and current wave equations in terms of the incident and the reflected wave coefficients. We have also calculated the values of the amplitudes of the incident and the reflected wave, and then we have find out the equations for the voltage and current, and by these values we have also calculated the input impedance of the series of the given transmission line. In the next lectures we will use these relations to first define the propagation constant, characteristic impedance, their significance, then we will consider the losses on transmission line, and then we will also find out the define the reflection coefficient, voltage standing wave ratio, and we will also find out the impedance of open circuit, short circuit and matched transmission line, which will also helpful to understand the VSWR parameter, that is voltage standing wave ratio, which is a very important parameter in the transmission line theory. Further, this theory and this terminology will also be used in the waveguide theory and other related parameters, because the beginning of the microwave electronics will start by the understanding of the transmission line theory. Thank you.